name is Shivani. Today we will discuss on the topic of carbohydrates. So basically, what is the definition of carbohydrates? Carbohydrates, the biomolecules which are hydrates of carbon, is called carbohydrates. So carboहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स क्या होंगे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज एक्सेट्रा. अब इनके अगर फॉर्मूले की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2 ब्रैकेट N होता है. अगर मैं N की जगह 6 पुट करती हूँ तो फॉर्मूला बनता है C6H12O6. तो यही फॉर्मूला हमारा ग्लूकोज का होता है, फ्रक्टोज, मैनोज और गैलेक्टोज का भी होता है. अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ग्लूकोज में फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, थर्ड पोजीशन पे जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में लगा होता है, बाकी की जो पोजीशन है उन पे OH ग्रुप राइट साइड में लगा होता है. ऐसे ही मैनोज की स्ट्रक्चर होती है, फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जो OH है वो लेफ्ट साइड में लगा होता है, बाकी पोजीशन पे जो OH है वो राइट साइड में लगा होता है. ऐसे ही स्ट्रक्चर में गैलेक्टोज की होती है. गैलेक्टोज में फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप और थर्ड पोजीशन पे OH लेफ्ट में और फोर्थ पोजीशन पे OH लेफ्ट में लगा होता है, बाकी पोजीशन पे OH राइट में लगा होता है. फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप होता है और थर्ड पोजीशन पे OH लेफ्ट में लगा होता है. तो ये स्ट्रक्चर होती है फ्रक्टोज की. अगर हम N की जगह 5 पुट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है C5H10O5. तो ये फॉर्मूला राइबोज शुगर का होता है. अगर राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोज शुगर में फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है और जो बाकी की पोजीशन है OH राइट में लगा होता है. और जो एपिमर्स होते हैं, एपिमर्स क्या होते हैं? द कंपाउंड विच आर डिफर इन पोजीशन at the compound which are differ at any stereogenic center, atom or group of atom which are differ at any stereogenic center. For example, जो ग्लूकोज और मैनोज है वो एक दूसरे के एपिमर्स होते हैं. अब बात करते हैं म्यूटा रोटेशन की. तो म्यूटा रोटेशन क्या होते हैं? द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन when one cyclic form change into another cyclic form through acyclic form in aqueous solution with passage of time at equilibrium mixture is called muta rotation. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स obtained on hydrolysis. फर्स्ट है मोनोसेकेराइड यूनिट. जब कार्बोहाइड्रेट को हम हाइड्रोलाइज करते हैं या द कार्बोहाइड्रेट which on hydrolyze cannot split further on hydrolysis is called monosaccharides. For example, glucose, fructose. मोनोसेकेराइड के भी टाइप होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है ट्रायोज जिसमें 3 कार्बन होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड. सेकंड है टेट्रोज मतलब जिसमें 4 कार्बन होते हैं, फॉर एग्जांपल इराइथ्रोज, थ्रियोज. और फिफ्थ है जिसमें पेंटोज मतलब जिसमें 5 कार्बन होते हैं, फॉर एग्जांपल राइबोज शुगर. 6 हेक्सोज जिसमें 6 कार्बन होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा. अब बात आती है ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं. ओलिगोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड के मिलते हैं. जैसे कि डाइसेकेराइड में हमें कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करने पर 2 यूनिट मिलते हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं मोनोसेकेराइड के. तो फॉर एग्जांपल सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है. ऐसे ही होता है ट्राइसेकेराइड जिसमें 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं मोनोसेकेराइड्स के, फॉर एग्जांपल रेफिनोज. अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की. पॉलीसेकेराइड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो लार्ज नंबर में हमें मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा. अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर इल्यूसिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की. जैसे कि पहले बताया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर होती है, जो फॉर्मूला होता है सेम होता है C6H12O6. और इनकी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, जैसे कि ग्लूकोज में फर्स्ट पोजीशन पे, तो इनका हमें पता लगाना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को दोनों को रिएक्ट कराएंगे एचाइन एंड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो हमें N-हेक्सेन मिलेगा. ये कंफर्म करता है कि यहाँ पे 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है. फिर हम क्या करेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे. तो जहां पर OH लगा होता है उसकी जगह OCOCH3 लग जाता है, यानी कि कंफर्म करता है, इट कंफर्म्स द 5 OH ग्रुप प्रेजेंट
in the structure glucose and fructose. फिर क्या करना है कि हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को Br2 जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके साथ रिएक्ट कराएंगे। जब हम ग्लूकोज को Br2 और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। जितने भी OH है वो तो H में कन्वर्ट हो जाते हैं और फर्स्ट पोजीशन पे COH लग जाता है, इनकी ग्लूकोनिक एसिड मिलता है हमें। तो ये कंफर्म करता है कि प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। और जो फ्रक्टोज है वो कोई रिएक्शन नहीं देता Br2 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, सो इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक। फिर क्या करते हैं कि हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को साइनो मतलब HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो जब हम ग्लूकोज को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे जो है एल्डिहाइड ग्रुप उसकी जगह क्या लग जाएगा NC और एक जगह OH और H। फिर दोबारा से जब हम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं कि HI फॉस्फोरस के प्रेजेंस में उसका क्या होता है रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है जितने भी OH है उनकी जगह H लग जाता है और जो CN था उसका COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, हमारा हेप्टेनोइक एसिड बन जाता है। सो इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप एट C1 पोजीशन। अगर हम फ्रक्टोज को रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ तो सेकंड पोजीशन पे जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी जगह हमारा NC और OH लग जाता है। फिर जब हम उसको HI फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिडक्शन होता है, जितने भी OH ग्रुप है सारे H में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड पोजीशन पे जो NC लगा होता है वो COH में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कंफर्म करता है कि जो हमारा COH यानी कि जो कीटोनिक ग्रुप है फ्रुक्टोज में वो सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इन सभी से हमें पता चलता है कि हमारी स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं। तो ये थी हमारे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। थैंक यू। My name is Kunal. I am BCM Shurno's final year student. So my topic of presentation is NMR spectroscopy. NMR stands for nuclear magnetic resonance. It is an analytical technique that is used to determine the structure of organic compounds. It is a technique in which nuclei of different atoms, in which their protons and neutrons are identified and they are placed in a magnetic field and a radiational frequency are subjected on it. By applying the nuclear frequency on it, we can identify the structure of organic compounds, their chemical nature, their identification of molecular interaction, and many more things. NMR spectroscopy is widely used in biochemistry, medicinal chemistry, and organic chemistry. It is a very non-destructive technique that is used to determine very no sample based on very little amount. It is a very efficient and very beneficial technique that is NMR studies. So yes, उसका चालू कर दूं? So my next topic of presentation is about carbohydrates. Carbohydrates are hydrates of carbon. Hydrates of carbon. Its chemical formula is Y hydrates of X carbon, and it is known as also optically optically polyhydroxy car polyhydroxyaldehyde or ketones. So sugar plus aldehyde stands for aldose, and sugar plus ketone stands for ketonic group. So we have a very different classifications of carbohydrates. The first classification of carbohydrate is on basis of the number of reducing sugars. Reducing sugar is that sugar which is react with the Fehling solution and gives red PPT is known as reducing sugar, and which does not react in Fehling solution is known as non-reducing sugar. The second classification is on basis of number. So first is monosaccharide, second is oligosaccharide, disaccharide, and polysaccharide. Monosaccharide on acidic hydrolysis we get only one monosaccharide, one sugar, and on acidic hydrolysis of second saccharide we get 2 units. In polysaccharides we get 10 and more than 10 units, and in oligosaccharides we get 2 to 10 units. Next is glucose. Glucose formula is C6H12O6. It is a polyhydroxy aldose, and its structure is on many hydroxyl groups and an aldehyde groups. It can be converted into pyranose by the Halover projection rule. Thanks.
Good morning, I am Tushar, the student of BSc Chemistry Honors third year. Today I am here to give a presentation on the topic carbohydrate and NMR spectroscopy. First, I will talk about carbohydrates. What are carbohydrates? Carbohydrates are also called hydrates of carbon on the basis of the empirical formula CnH2nOn. And but it doesn't usually can't be satisfy every single carbohydrate. There are a lot of carbohydrate. There are a lot of drawbacks of this kind of definition. So avoid those kind of uh, drawbacks. We have given, or scientists has given a lot of theories and definitions, and they come to a final definition, that is carbohydrates are the polyhydroxy ketones or aldehydes or the compounds which give these compound on the hydrolysis. So these are the carbohydrates. Now we will talk about the classification of carbohydrates. What are how many types are there of carbohydrates? Basically, they are divided in two parts on the basis of their taste. If we precisely talk about it, sugars or non-sugars. Sugars are the carbohydrates which are sweet in taste, water soluble. Example of such kind of carbohydrates are glucose or fructose. Glucose is called grape sugar and fructose is called sweetest sugar. Second is non-sugars, which are insoluble in water and are non-sweet in taste. Example of such kind of carbohydrate is polysaccharides like cellulose, starch, uh, and we can say glycogens. Now we will talk about on the basis of the like monosaccharides, oligosaccharides, the carbohydrates chains. So monosaccharides are the carbohydrates which can't be further hydrolyzed, or we can say the simplest form of carbohydrates called monosaccharides. Example of such kind of carbohydrates are glucose, fructose, mannose, ribose, and secondly are the oligosaccharides, in which the two to six monosaccharide units combine to form such kind of carbohydrates, and they can be hydrolyzed to simple monosaccharides compounds. Example are like sucrose, maltose, lactose. Thirdly are polysaccharides. Polysaccharides are the carbohydrates which are made by the combination of more than 10 monosaccharide units, and on the hydrolysis they give a chain of monosaccharides such as starch, cellulose, or glycogens. Now we will talk about their reducing nature, whether they are reducing sugars or non-reducing sugars. Reducing sugars are those sugars which give positive test for the tolerance reagent at Pelling solution. Tolerance reagent is made by the sodium ammonical nitrate solution of silver, and Pelling solution are made by combination of Pelling A and Pelling B. Pelling A is copper sulfate and ammonical copper sulfate, and Pelling solution B is the sodium or potassium salt of fatty acids. So they are uh, made of such kind of reagents, and they if there is the presence of free CHO aldehyde group in them, in the carbohydrates, they give a positive test, and if there is no they do give negative test, or they give no reaction in for tolerance reagent of Pelling solution, or we can say Benedict solution, they are called non-reducing sugar. As I have talked about that the presence of free aldehyde group is must. So why fructose shows such kind of property? Like fructose contains a ketonic group. It doesn't have a aldehyde group, but fructose is a reducing sugar. Why? Because as tolerant reagent or Pelling solution provide a basic medium to the fructose, then it undergoes a Van Brugh-Dekenstein rearrangement. And in this case, the glucose
mannose and fructose lies in the equilibrium mixture, and due to which as glucose has aldehydic group, so it shows due to the presence of glucose also as fructose undergo that kind of rearrangement, so it also shows positive test for tolerance and Pellic solution. Next, why sucrose? Sucrose is a disaccharide and it's made of glucose and fructose. Both are reducing sugar, but why? Sucrose is not a reducing sugar. The reason being, as we know, glucose and fructose have cyclic structures, and in the cyclic structure, the C1 position of glucose and C2 positions of fructose combine and forms a glycosidic bond, and hence the sucrose is formed, due to which there is no presence of aldehyde group. So uh, it doesn't give any positive reaction with tolerance or failing solution. So it is a non-reducing sugar. Hence, we can say sucrose is non-reducing. However, other disaccharides like maltose or lactose are reducing sugar because of the presence of free aldehyde group in them when they form glycosidic bonds. Next, here we comes with the last topic, that is the structural elucidation, which can be of glucose and fructose. First the reaction is the reaction with the HI, that is iodide, hydrogen iodide, in the presence of red phosphorus. As it is a strong reducing agent, it will reduce all the alcohol and the carbonyl group present on the glucose. So it will give the resultant we get was the N-hexanoic acid, N-hexane, which is called, which interprets or which provide us the information that the presence of six six carbon atoms which are present in a straight chain. Next, we've done the steric ammonium nitrate test, due to which we get to know about that there is a presence of alcoholic group in that. Next, to find out how many hydroxyl group are present, as we know, carbohydrates, the optically active polyhydroxy and aldehyde or ketone. So we have done the acetic anhydride test. There we get glucose pentacetate, or if we have done it with fructose, we got fructose pentacetate, which provide us the information that the 5 hydroxyl group are present in the structure. Next, we done the 2,4-D and we test, due to which if it and they both, the fructose and glucose both give a positive test for them, which gives a clear information that there is a presence of a carbonyl group in them. But which one we have to further test it, and we have done the bromine water test, as bromine is a weak oxidizing agent. Bromine water is a weak oxidizing agent, so it just oxidizes aldehyde group only, not the ketone one. So glucose show positive test for that and make gluconic acid, but fructose doesn't show any reaction, which provides us information that glucose contain aldehyde group and fructose contain ketonic group. Next, we come with the position of aldehyde or ketonic group in the structure of glucose and fructose. So we have done the test HCN, uh, followed by hydrolysis and reduction. We get N-heptanoic acid in the glucose and 2-methyl hexanoic acid in fructose. So in the glucose, as we get N-heptanoic acid, and the aldehyde group is present at the C1 carbon atom, and we get 2-methyl hexanoic acid in the case of fructose when it react with HCN and followed by hydrolysis and then reduction. Uh, it gives 2-methyl hexanoic acid, so we get the information that the presence of carbonyl group, that is ketonic in the case of fructose, is at the position C2. Hence, it was the structural elucidation. Also, we know the glucose and fructose shows muta rotation, that is called the optically rotation of the one cyclic form into the other in the equilibrium mixture in the at the equilibrium in the phase of time. So they also show that kind of property. So we get to know that there is a presence of ring structure in them.
Thank you. Next is the NMR spectroscopy. What is NMR spectroscopy? NMR, N means nuclear, M means magnetic, and R means resonance. It is a type of spectroscopy which is used for the structure, find out the structure of the organic compounds. As the principle of this is, there's nucleus in the magnetic field have some torque, and it shows some alignments in the uh, as it spins and have a torque, so it give a precisional frequency, and when that frequency became equal to the applied radio electromagnetic radiation, then it forms a situation called resonance, in which it can flip from one to another, and it helps us to provide the different structures, that how it is uh, giving information about what kind of peak we get, what give a basic graph of that, and we can calculate what kind of groups are present and how is the structure of that compound. Next is instrumentation, what is used in that nuclear magnetic spectroscopy. So there is a sample is placed between the poles, between the electromagnets, and frequency. At a certain frequency, radio waves are hit to the solution, and the nucleus get equal amount of energy and come into the state of resonance, and the detector detect that movements and make a graph of it, due to which we get the information about the structure of the compound, as it's a non-destructible uh, spectroscopy, uh, as apart from mass spectroscopy, which is quite destructible, because we get to know about the molecular weight of ions and the presence of ion in mass spectroscopy. So it is quite different from mass spectroscopy. Now we come with the chemical shift and shielding and de-shielding of the uh, de-shielding in the compound. The chemical shift is the measure of the difference between the resonance peak of the compound and the with respect to the del value of TMS, that is trimethylsilane, which is used as an ideal compound because it has the maximum value of de-shielding, and the value of del for the TMS is 0. So the difference between these between the compound and the with respect to the TMS give us the value of del for the compound, and we get to know about the what is the chemical shift in that compound. Next is shielding and de-shielding. We have talked about we have talked chemical shift, but we haven't talked about the shielding and de-shielding. What is shielding and what is de-shielding? Shielding is the resonance, or you can say it's the resistance of the compound or electrons to the applied magnetic field, and if they are aligned in the position of applied magnetic field, they will not resist the applied one, and hence they will show transition easily, and a less amount of energy is required for that cases. But in the case of uh, opposite ones, that is negative half spin ones, they show resistance, and due to which they require a higher energy for the transition, and the energy gap between them widen as we increase the applied magnetic field. Uh, this was my topic about NMR spectroscopy and carbohydrate. Thank you. Good morning, everyone. Myself Kajal. I'm a student of basic chemistry on the third year. Today, I'm going to give a presentation on topic structure elucidation of glucose and fructose and NMR spectroscopy. First of all, we should study about the structure elucidation. What do you mean by the term structure elucidation? Structure elucidation का मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर उसके अंदर कितने कार्बन एटम है
या फिर उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, अगर है तो वो कौन सी पोजीशन पर है, और उनकी टोटली इंफॉर्मेशन बताना वो स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के अंदर आता है। हमारा जो चैप्टर है वो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, तो उसके अंदर हम बेसिकली स्ट्रक्चर इलुसिडेशन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का ही करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भी ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या है, कि विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का ही C6H12O6 होता है। After that reaction with Hi red phosphorus, when glucose react with Hi red phosphorus, then it will give an hexane. Similarly, when fructose react with Hi red phosphorus, it also gives an hexane. This will indicate that all the carbon atom, all the 6 carbon atom present in a straight chain. Second reaction is नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, कि अगर इसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो उसका क्या नेचर होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसमें सबसे पहले रिएक्शन की एसिटिक एनीहाइड्राइड के साथ, कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनीहाइड्राइड के साथ करते हैं तो वो देता है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। सिमिलरली जब फ्रुक्टोज है उसकी रिएक्शन करेंगे एसिटिक एनीहाइड्राइड के साथ तो वो भी फ्रुक्टोज पेंटाएसिटेट देता है। ये रिएक्शन कंफर्म करता है कि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर 5 OH ग्रुप है, एक मतलब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, बट अभी भी डाउट है कि भी फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन एटम पे है। ये फर्स्ट पे भी हो सकते हैं, सेकंड पे भी हो सकते हैं, अप टू 6 तक किसी भी कार्बन एटम पे प्रेजेंट है। बट इतना हमने पढ़ लिया कि भी इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप है, वो भी 5 OH ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। अब रिएक्शन की कि भी जैसे ही मैंने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है रिएक्शन की HCN के साथ, सो इट विल गिव साइनोहाइड्रिन, एंड रिएक्शन की NH2OH के साथ देन इट विल गिव ऑक्सीमीन। दोनों ही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रिस्पेक्टिवली साइनोहाइड्रिन देंगे विद HCN और ऑक्सीमीन देंगे विद NH2OH। ये प्रोडक्ट तभी बन सकते हैं जब हमारे स्ट्रक्चर के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड होता है, अगर कार्बोनिल एटम है तो तभी ये स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं। तो ये जो दोनों ही रिएक्शन है, रिएक्शन विद HCN एंड रिएक्शन विद NH2OH, ये कंफर्म करता है कि जो आपका कंपाउंड है उसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। बट ये नहीं पता कि एल्डिहाइड है कीटोन है। उसके लिए एक और रिएक्शन करते हैं कि जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों की रिएक्शन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको कहते हैं ब्रोमीन, उसकी रिएक्शन करेंगे तो देखा गया कि जो ग्लूकोज है इट विल गिव वो रिएक्शन शो कर रहा है बट फ्रुक्टोज नहीं कर रहा है। क्या रीजन हो सकता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो उसी को ऑक्सीडाइज करता है कि जिसको मतलब जिसमें बॉन्ड तोड़ना बहुत ही आसान है। एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड तोड़ना आसान होगा एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड तोड़ना। तो ग्लूकोज रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन, इट विल गिव द रिएक्शन एंड इट विल फॉर्म द ग्लूकोनिक एसिड, जिसके अंदर जो फर्स्ट कार्बन एटम है COH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है, लेकिन फ्रुक्टोज ने रिएक्शन नहीं दी क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तो नहीं तोड़ पाएगा। तो इसलिए ये कंफर्म करता है कि भी जो फ्रुक्टोज है उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप है। तो इससे हमें क्या पता चला कि भी एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के अंदर ही OH ग्रुप है और एल्डिहाइड है वो ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट है, और जो कीटोनिक ग्रुप है वो बेसिकली फ्रुक्टोज के अंदर है। लेकिन अभी भी नहीं पता कि ये कौन से पोजीशन पर है। अगर एल्डिहाइड होगा तो वो फर्स्ट या 6 कार्बन एटम पे प्रेजेंट होगा, और अगर कीटोनिक ग्रुप है वो फर्स्ट 6 को छोड़कर किसी भी कार्बन एटम, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ, वो किसी भी प्लेस पर प्रेजेंट है। तो अब पता लगाएंगे कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कौन सी पोजीशन पर है। उसके लिए रिएक्शन क्या करेंगे कि सबसे पहले ग्लूकोज की रिएक्शन करते हैं HCN के साथ, इट विल गिव साइनोहाइड्रिन। सिमिलरली फ्रुक्टोज की ही रिएक्शन HCN के साथ करेंगे, वो भी क्या देगा? साइनोहाइड्रिन ही देगा। फिर उनका एसिटिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। जैसे ही मैंने साइनोहाइड्रिन का एसिटिक हाइड्रोलिसिस किया तो वो कंप्लीटली जो आपका CN ग्रुप होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH ग्रुप के अंदर। सिमिलरली जो फ्रुक्टोज है उसमें भी जो साइनोहाइड्रिन है, जैसे उसके एसिडिक हाइड्रोलिसिस की तो जो CN है इट विल कन्वर्टेड इनटू द COH ग्रुप, एंड आफ्टर दैट उनका रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HI एंड रेड फास्फोरस। HI रेड फास्फोरस क्या काम करता है कि जितने भी OH ग्रुप है उसको H में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल रिडक्शन करता है, क्योंकि जो HI रेड फास्फोरस एक माइल्ड रिएजेंट होता है
तो जो आपका COH ग्रुप है, जो भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर जो फाइनल अगर ग्लूकोज के साथ रिएक्शन की है तो हमें मिल जाएगा हेप्टोनिक एसिड। हेप्टोनिक एसिड कैसे कि जो पहला कार्बन एटम है उसके ऊपर COH ग्रुप हो जाएगा, और अगर यही रिएक्शन फ्रुक्टोज देगी देन इट विल गिव 2 मिथाइल हेक्सोनिक एसिड। मतलब इससे क्या कंफर्म होता है कि कार्बन एटम मतलब जो ग्लूकोज के साथ उसने क्या दिया, ग्लूकोज के साथ उसने हेप्टोनिक एसिड दिया। ये तभी दे सकता है कि जब फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। सेकंड जो प्रोडक्ट बना है कीटोन के फ्रुक्टोज के साथ, वो बना है 2 मिथाइल हेक्सोनिक एसिड, और ये तभी मिल सकता है जब आपका जो जो कीटोनिक ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पर है। तो जो अब वो ऑब्जर्वेशन है, इससे हमें एक स्ट्रक्चर मिल गई है कि शायद ग्लूकोज के स्ट्रक्चर ये है कि भाई एक ग्लूकोज है, एक फ्रुक्टोज है जिसके अंदर आपके 6 कार्बन एटम जो एक स्ट्रेट चेन के अंदर प्रेजेंट है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, और ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, और फ्रुक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप बेसिकली सेकंड कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट है। इससे हमें ये पता लग गया है कि भी हाँ ये ही मतलब इंट्यूजन है कि भी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन कंफर्म कैसे करें कि भी जो हमने सोचा है वही ठीक है या नहीं है? तो उसके लिए सिंपल एक करते हैं मेलाप्रेडे रिएक्शन। मेलाप्रेडे रिएक्शन ग्लूकोज के लिए भी करेंगे और सिमिलरली हम कीटोनिक फ्रुक्टोज के लिए भी करते हैं। मेलाप्रेडे रिएक्शन में क्या करते हैं कि ग्लूकोज की रिएक्शन करेंगे HiO4 के साथ, कि जैसे ही ग्लूकोज की रिएक्शन HI4 के साथ हुई तो क्या होगा, जो पहले से 5वां कार्बन एटम है वो हमें देगा फॉर्मिक एसिड HCOH, और जो छठा कार्बन एटम है इट विल गिव द फॉर्मल एल्डिहाइड। इन द केस ऑफ द ग्लूकोज की ग्लूकोज की मेलाप्रेडे रिएक्शन हुई, उसने हमें दे दिए 5 HCHO HCOH और एक HCHO बेसिकली दे दिया। सिमिलरली मैंने मेलाप्रेडे रिएक्शन फ्रुक्टोज के साथ भी की कि जो फ्रुक्टोज है उसने क्या दिया, मतलब जैसे मैंने फ्रुक्टोज की रिएक्शन HI4 के साथ किया तो मुझे मिला कि जो पहला और जो छठा कार्बन एटम है इसने मेरे को दिया HCHO, सेकंड कार्बन एटम के ऊपर कीटोन प्रेजेंट था तो उसने मेरे को दिया CO2, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ इससे मेरे को मिल गया फॉर्मिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन थी, जो प्रोडक्ट हमें मिले, ये कंफर्म करते हैं कि जो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन की थी कि शायद यही हो सकती है, वो कंफर्म हो जाती है कि भी हाँ यही ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, और यही फ्रुक्टोज की एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी भी लिमिटेशन निकली। वो क्या लिमिटेशंस थी कि कुछ रिएक्शंस ऐसी थी कि जो एल्डिहाइड कीटोन जनरली देते हैं, लेकिन जो कीटोनिक मतलब जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है उसके अंदर वो रिएक्शन नहीं दी गई। वो कौन कौन सी है उसके बारे में बताते हैं कि जो ग्लूकोज है, अगर मैं सिंपली एल्डिहाइड की रिएक्शन NaHSO3 के साथ करती हूँ तो वो मुझे व्हाइट पीपीटी मिलते हैं। लेकिन मैंने सेम रिएक्शन ग्लूकोज के साथ की जब ग्लूकोज की रिएक्शन NaHSO3 के साथ किया देन इट विल गिव नो एनी रिएक्शन, कोई भी व्हाइट पीपीटी नहीं, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं मिली। इससे क्या हम लगाते हैं कि शायद जो CHO ग्रुप है वो 100% फ्री स्टेट में नहीं प्रेजेंट है। सिमिलरली रिएक्शन कीटोन के साथ की फ्रुक्टोज के साथ की, फ्रुक्टोज ने भी यही रिएक्शन शो की कि भी NaHSO3 के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं की। इससे ये कंफर्म होता मतलब हम लगा सकते हैं कि जो कीटोनिक ग्रुप वो 100% फ्री स्टेट में नहीं है। सेकेंड रिएक्शन क्या थी कि ग्लूकोज की रिएक्शन जैसे ही एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ की तो ग्लूकोज पेंटासिटेट मिल जाता है, और बाद में मैं उसके अंदर NH2OH डालती हूँ तो वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता। सिमिलरली फ्रुक्टोज के अंदर यही कंडीशन देखी गई कि भी उसने सिंपल जब मैंने एसिडिक एनहाइड्राइड डाला तो फ्रुक्टोज पेंटासिटेट दिया, लेकिन NH2OH के साथ उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दी। अगर उसके अंदर फ्री स्टेट में CHO या फिर कीटोनिक ग्रुप होता तो वो ऑटोमेटिक देते, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जब NH2OH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीमीन मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं मिली अब की बार। तो ये क्या बता रहा है कि शायद जो CHO ग्रुप है और COH ग्रुप है वो फ्री स्टेट में नहीं है। थर्ड जो मेन लिमिटेशन निकल कर आई वो है म्यूटा रोटेशन, कि जो दोनों ही कंपाउंड है वो म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। अब ये जो वर्ड म्यूटा रोटेशन है इसका मतलब क्या होता है? म्यूटा रोटेशन एक प्रोसेस होती है, द प्रोसेस चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन when one cyclic form change into another cyclic form through acyclic structure in the equilibrium mixture। कि भाई ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज हो जाना सिंपल, जब एक साइक्लिक फॉर्म दूसरे साइक्लिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये देखा गया कि दोनों ही आपके स्ट्रक्चर्स वो म्यूटा रोटेशन शो कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि जो उसका स्ट्रक्चर है ना वो साइक्लिक भी है और असाइक्लिक भी स्ट्रक्चर है।
मतलब इससे ही मतलब हमें मिल रही है कि भी हम ये नहीं कह सकते कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो दोनों ही स्टेट में अंदर बेसिकली प्रेजेंट होती है। अब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो अब नेक्स्ट आता है आपका रिंग साइज, कि रिंग साइज कैसे होगा आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर। तो ये देखा गया कि भी जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना, सी डबल बॉन्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विल एक्वायर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल एक्वायर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसकी जो बॉन्ड है वो फिफ्थ कार्बन के साथ बनेगी, जिसके ऊपर फार्देस्ट सेकेंडरी अल्कोहल कंपाउंड होता है। उसके अंदर क्या होगा, राइट हैंड साइड में OH ग्रुप होगा, H पॉजिटिव जो H एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। ऑक्सीजन बीन, अब उसके पास ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है, उसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, और उसने देखा कि स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन ही एक कार्बन एक ऐसा आइटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को डोनेट कर देगा, और एक बॉन्ड एक ऑक्सीजन शेयर हो जाएगी कार्बन फर्स्ट और कार्बन फिफ्थ के अंदर। तो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी, 6 मेंबर रिंग होगी, जिसके अंदर 5 कार्बन एटम होंगे और एक ऑक्सीजन एटम बेसिकली होगा। तो ग्लूकोज एक पायरनोज स्ट्रक्चर बेसिकली बनाता है, जिसके अंदर वो 6 मेंबर स्ट्रक्चर है, एक ऑक्सीजन और आपके 5 कार्बन एटम बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली फ्रुक्टोज है, वो भी यही रिएक्शन शो करता है कि भी उसके अंदर अब देखा जो कीटोनिक ग्रुप है वो आपके सेकंड कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन है वही उसी के अंदर मतलब बॉन्ड बनेगी, एक ऑक्सीजन शेयर होगी कार्बन सेकंड एंड कार्बन फिफ्थ के अंदर। अब जो चेन बनेगी, जो रिंग बनेगी, वो अब 6 मेंबर की ना होकर फिफ्थ मतलब 5 मेंबर की रिंग बनेगी, उसको हम कहते हैं आपका फ्रिनोज, वो स्ट्रक्चर फ्रिनोज बनाता है। तो देखा कि ग्लूकोज आपका पायरनोज बना रहे हैं और फ्रुक्टोज आपका क्या बना रहा है, आपका फ्रिनोज बनाता है। तो भाई ये हमने बना लिया कि भी हाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों की एज इट इज है, लेकिन हमें कैसा कंफर्म करें कि भी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में सोचा है कि वो ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए एविडेंस देखा गया कि यही रिएक्शन अगर ये आपको प्रोडक्ट मिल रही है तो पक्का यही आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर देता होगा। तो ग्लूकोज के लिए सबसे पहले रिएक्शंस मतलब रिएजेंट वन बाय वन हम ऐड करेंगे। सबसे पहले जो ग्लूकोज की रिएक्शन करेंगे CH3OH या फिर CH3 ट्वाइस SO4 के साथ, वो क्या करेगा, वो सिंपल जहां जहां OH ग्रुप होंगे उस पे से H रिमूव करेगा और CH3 बेसिकली लग जाएंगे। फिर इसकी रिएक्शन करेंगे HCl के साथ, HCl के साथ और एसिडिक हाइड्रोलिसिस वाटर, वो क्या करेगा, जो भी आपका मतलब फर्स्ट और आपका फिफ्थ कार्बन एटम था जिसके अंदर ऑक्सीजन शेयरिंग हो रही थी, उनका हाइड्रोलिसिस कर देगा, एक H एटम बेसिकली लग जाएगा। एंड आफ्टर दैट कंसंट्रेटेड HNO3 जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऐड करते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 वो क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन करता है। लेकिन अब क्या हो गया, इधर एक पॉप अप सूल लगता है। पॉप अप सूल में क्यों क्यों लगा, क्योंकि इधर एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब वो क्लीवेज कहीं से भी पॉसिबल है, इट में भी वो क्लीवेज है, वो आपकी फर्स्ट या सेकंड में से भी हो सकती है या फिफ्थ या सिक्स कार्बन एटम में से भी बेसिकली हो सकती है, तो इसलिए पॉप अप सूल लगा है। अगर आपका ग्लूकोज होगा, अगर आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, डाई मिथॉक्सी सक्सेनिक एसिड एंड डाई ट्राई मिथॉक्सी ग्लूट्रिक एसिड, तो एक कंफर्म है कि जो आपने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर सोचा है वो वही है, वही आपका पायरनो स्ट्रक्चर देता है। सिमिलरली फ्रुक्टोज की भी रिएक्शन एज इट इज कराएंगे, क्योंकि पहले इसकी रिएक्शन CH3OH के साथ होगी, फिर मतलब उसके साथ या फिर हम ऐड कर सकते हैं CH3 ट्वाइस SO4, तो वही जितने भी H एटम होंगे अल्कोहल के अंदर वो रिमूव होकर CH3 ग्रुप लग जाएगा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस होगा एंड आफ्टर दैट कंसंट्रेटेड HNO3 ऐड करेंगे जो ऑक्सीडेशन करा देता है, पॉप अप सूल के द्वारा क्लीवेज होगी और हमें जो प्रोडक्ट है वो मिलेंगे आपका मिथॉक्सी मैल्कोनिक एसिड एंड डाइमिथॉक्सी सक्सेनिक एसिड। अगर मेरे को प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो जो मैंने सोचा है स्ट्रक्चर कि जो आपका फ्रुक्टोज है वो बेसिकली आपका फ्रिनोज ही देता है, जिसके अंदर 5 मेंबर रिंग होती है, 5 मेंबर एक रिंग स्ट्रक्चर है। तो हम इससे कंफर्म हो गए कि अगर ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो पक्का आपका जो ग्लूकोज है वो आपकी पायनो स्ट्रक्चर दे रहा है और जो आपका फ्रुक्टोज है वो बेसिकली आपका फ्रिनो स्ट्रक्चर देता है। तो यही है टोटली स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, कि जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा कि भी कैसे जो ग्लूकोज उसकी क्या स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है तो कौन से पोजीशन पर है, और साइक्लिक और एसाइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी बेसिकली हम कर चुके हैं। अब हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करते हैं वो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर दो तरीके के प्रोटॉन बेसिकली होते हैं, एक होते हैं शील्डेड प्रोटॉन और एक होते हैं डी शील्डेड प्रोटॉन, उन्हीं के बारे में बेसिकली हम स्टडी करेंगे।
देखो, अगर लेट्स सपोज करो कि आपका CH3 है, इसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन है तो जो आपका न्यूक्लियस है इट इज सराउंडेड बाय द सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमेशा ही अपने जैसे इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन मतलब अपने एक्सिस पर रोटेट करेंगे तो वो एक खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते हैं। और जो भी मैग्नेटिक फील्ड पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बनाया जाता है वो हमेशा रिपल करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे ही एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बना तो वो रिपल करेगा आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। तो अब जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड उन प्रोटॉन पे लगना है वो उतना नहीं लगेगा जितना हमने अप्लाई किया, वो उससे कम करेगा। तो अब जो आपके प्रोटॉन होंगे वो रेजोनेट होंगे एट अ हायर वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि जो प्रोटॉन है वो रेजोनेट हो, वो मूव करे लो टू हाई, तो उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी कैसे होगी, हम ज्यादा बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तभी बेसिकली हो सकती है। तो इन टाइप के प्रोटॉन्स को हम शील्डेड प्रोटॉन कहते हैं कि भी जब न्यूक्लियस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा सराउंड किया जाएगा तो तब जो नेट इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सपीरियंस करेगा प्रोटॉन वो लेस होगा एज कंपेयर टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो वी विल रिक्वायर मोर, जो प्रोटॉन होंगे इट विल रेजोनेट एट अ हायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट टाइप ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड द शील्डेड प्रोटॉन, जो बेसिकली हमें CH3 के अंदर बेसिकली देखने को मिलता है। सेकेंड है डीशील्डेड प्रोटॉन। डीशील्डेड प्रोटॉन कौन से प्रोटॉन होंगे कि वो प्रोटॉन वो न्यूक्लियाई जो सराउंड होंगे लेस सिग्मा इलेक्ट्रॉन से। सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर कम होंगे तो वो एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट वो इतना नहीं कर पाएगा उनको, मतलब जो आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इतना नहीं कर पाएगा जितना पहले नहीं किया होगा, बट इतना नहीं होगा। तो अब जो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड जो उन प्रोटॉन पे एक्सपीरियंस होगा इट शुड बी लेसर देन इट शुड बी ग्रेटर देन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो अब जो प्रोटॉन होंगे वो रेजोनेट होंगे एट अ वेरी मतलब एट अ लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट टाइप ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड द डीशील्डेड प्रोटॉन्स। ये देखने को मिलता है CH3 CH2 Cl के अंदर। जो Cl ग्रुप है वो होता है इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब जो आपके CH3 जो भी आपकी अल्काइल ग्रुप होगा उसके अंदर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा। अगर भी एक CH3 CH2 क्लोरीन है उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना इफेक्ट CH3 ग्रुप पे कम होगा CH2 ग्रुप पे ज्यादा होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है भाई, खींचता चला जाएगा। तो देखा कि जो CH3 ग्रुप होगा उसका अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम नहीं है एज कम्पेयर टू CH2। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो आपका ज्यादा होगा। तो इसलिए जब जो प्रोटॉन होंगे इट विल बी रेजोनेट एट द हायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली लेकिन जो CH2 ग्रुप है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करने वाला है इट शुड बी the lesser, so the particle will be resonate at the low value of the magnetic field. So this is all about the NMR spectroscopy. Thank you. Good morning everyone. Today I took class basic chemistry on the third year. Roll number 10 is here to give a presentation. First of all on topic NMR. NMR stands for Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. So basically in this we take a nucleus which is spin active nucleus. And what is spin active nucleus? The nucleus which have non-zero spin is known as spin active nucleus. Secondly, we take uniform applied magnetic field. Thirdly, we take resonance. Resonance means the transition of spin active nuclei from ground state to excited state is known as resonance. Now, what are the ways of determining the spin active nuclei? First of all, the atoms which have number of neutrons plus protons whose value is even, it is spin inactive nucleus. For example, carbon 612 whose atomic number is 6 and mass number is 12. We can see that their number of neutrons plus protons is gives us an even number. So this is an spin inactive nucleus. Secondly, the atoms which have number of neutrons and protons whose value is odd. For example, hydrogen 1 means protium and deuterium, in which the number of neutrons and protons is odd. So it is a spin active nuclei. Basically in NMR we take protium as the basic spin active nuclei. Thus NMR is also known as PMR, proton magnetic resonance. Third, if the number of neutrons and number of protons are both even,
or for example, in case of nitrogen, whose atomic number is 7 and mass number is 14, we can see that their number of neutrons and protons in this case is odd, which is also a spin active nuclei. Now, how do we express when the spin active nuclei is present in absence of uniform magnetic field? All the spin active nuclei are in the same energy level, but their orientations are different. And the spin active nuclei, in the absence of uniform applied magnetic field, spin on their own axis, due to which they produce a magnetic field, which is also known as induced or secondary magnetic field. Secondly, now when the nucleus spin active nuclei is present in the uniform applied magnetic field, the energy level, which was same for all the spin active nuclei, now splits into 2i plus 1 possible orientations. In here we take the H11 protein as the standard, so the spin number for hydrogen is half, so the energy level splits into two possible orientations, in which one is the lower energy state and another is the higher energy state. Lower energy state is also known as alpha ground state, and the higher energy state is known as beta excited state. Now, next is chemical shift. What is chemical shift? The difference in the resonance frequency of the given proton and the resonance frequency of the methyl of TMS. Resonance frequency of the protons of TMS is known as chemical shift. Chemical shift is denoted by delta, and the chemical shift can be measured by two scales. One is delta scale, another is tau scale. Delta scale ranges from 0 to 10, whereas tau scale, we put the value 10 to 10 minus 0 ppm. Another we have TMS. TMS stands for tetramethylsilane. If we talk about its structure, then we'll take silicon in the center and 4 methyl group are surrounding the silicon. Now TMS is taken as internal standard. There are following reasons for taking TMS as internal standard. First, it contains 12 magnetically equivalent protons. Secondly, its resonance signal comes very far away from as compared to the protons of other organic compounds. Thus, arbitrarily, the signal of TMS is taken as 0. Thirdly, it is chemically inert. Fourthly, it is miscible with most of the organic solvents. Fifth, it do not react with the sample which is given to us. If we talk about TMS, we have two elements over here. One is silicon, other is methyl carbon. If we talk about electronegativity, then carbon is more electronegative than silicon. Thus, the electron density is shifted towards the methyl group, and hence the methyl group of the TMS is more shielded. If we talk about this was all for NMR. Now carbohydrates. Carbohydrate, the word itself defines its meaning. Carbohydrate, these are the hydrates of carbon whose general formula is CnH2O whole N. If we take the value of N as 6, the formula becomes C6H12O6. For example, glucose, fructose, mannose, etc. If we put the value of N 5, then the formula becomes C5H10O C5H10O5. For example, ribose in RNA, ribose sugar in RNA. If we talk about why carbohydrates are only known as hydrates of carbon, because the ratio of hydrogen and oxygen in carbohydrates is same as the ratio in water. That's why carbohydrates are known as hydrates of carbon. Secondly, we talk about Howard structure of glucose. Then, first of all, glucose is known as grape sugar and it is dextrorotatory. If we talk about Howard structure of
glucose. Then we will line up 6 carbon in a straight chain. On the first carbon, we will add carbonyl group, means double bond oxygen and 1 hydrogen. On the second carbon, we will place OH on the right side and hydrogen on the left side. There is the basic difference in the structure of glucose, that is at the carbon 3 position, in which we'll place the OH group on the left side and the hydrogen group on the right side. Otherwise, the OH group in the glucose structure is always on the right side. Only there is a difference on the position of carbon third, where OH will be placed on the left hand side. Similarly, we will place the OH and H group orderly in the right and left position. If we talk about Howard structure, then in Howard structure, we will make a ring structure where the hydrogen group from the 5th carbon will be given to the first position carbon. One side will form alpha glucose and other side will form beta glucose. Alpha glucose में और beta glucose में जो difference है वो alpha glucose में OH is on the right side and in the beta glucose OH group comes on the left side. So I'm talking about first carbon atom. If we talk about fructose, fructose is known as sweetest carbohydrate and it is levorotatory. If we talk about Howard structure of fructose, then first of all we will take CH2OH. Second carbon will add ketonic group C double bond O. On the third carbon we will add OH and H. Similarly, there is a difference as was in case of glucose. First of all, we'll add OH on the left side of the carbon and hydrogen on the right side. Otherwise, on the rest of the carbons of fructose, we will add the OH on the right side of the carbon and the hydrogen on the left side of the carbon. If we talk about Howard structure of fructose also, there will be a ring formed between first and the 5th carbon, where the 5th carbon hydrogen will be given to the first carbon. And if we talk about epimers, next is epimers. Epimers means the change in the difference in the position of the atoms or group of atoms at the same sorry for this. Next is mutarotation or anomerization. Mutarotation, the change, the optical rotation of the cyclic of the one cyclic form into another cyclic form through acyclic form from a basic medium in which equilibrium is maintained is known as anomerization or mutarotation. Thank you so much. Good morning. I am Seema from BSc Chemistry Honors Final Year. Roll number is 62. Today I want to give my presentations on topic carbohydrates. तो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने से पहले हम इसमें बायोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं. बायोकेमिस्ट्री एक टर्म है. तो बायोकेमिस्ट्री हमारी एक ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो डील्स करती है हमारे बायोमोलिक्यूल्स के साथ जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज होती है वो उनको कवर करती है. तो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड के होते हैं. तो अब हम स्टडी करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे वे मोलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के. तो हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन हम कार्बोहाइड्रेट को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हमारे वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वही सेम रेशो हमारा कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है, इसलिए हम इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं. इसका जो जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का वो C6H2ON होता है. अगर हम इसमें n की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो वो हमारा ग्लूकोज हो जाता है C6H12O6. ऐसे ही ग्लूकोज है वो हमारा एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड होता है और ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं. और इसके साथ साथ ग्लूकोज को हम एक क्विक सोर्स ऑफ द एनर्जी भी बोलते हैं. क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी हम इसलिए बोलते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, वोमिट या लूज मोशन, जब हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सबसे पहले ग्लूकोज ही लगाते हैं, इसलिए इसको क्विक सोर्स ऑफ द एनर्जी हम इसको कहते हैं. फिर जो फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज हमारा स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है और जो फ्रुक्टोज होता है वो हमारा एक लीवर कंपाउंड होता है. फ्रुक्टोज से भी ज्यादा जो स्वीटेस्ट वो कार्बोहाइड्रेट है नहीं, लेकिन फिर भी हमारा ज्यादा स्वीट होता है फ्रुक्टोज से, वो हमारा है सैकरीन. इसके बाद हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं. तो ग्लूकोज में हमारे 6 कार्बन की एक रिंग होती है जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है और सारे
ग्रुप हमारे राइट हैंड साइड में OH ग्रुप होते हैं एक्सेप्ट एट द थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे जो हमारा OH ग्रुप होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ऐसे ही हमारा जो मैनोज होता है उसमें हमारे सेकंड और थर्ड पोजीशंस पे जो OH ग्रुप होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। और गैलेक्टोज के केस में वही OH ग्रुप हमारा थर्ड और फोर्थ पोजीशंस पे लेफ्ट हैंड साइड में होता है। फ्रुक्टोज के केस में फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सेम सा ही होता है, बट फ्रुक्टोज में हमारा सेकंड पोजीशंस पे कार्बोनिल ग्रुप होता है और OH ग्रुप थर्ड पोजीशंस पे हमारा उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पे ही होता है। इसके बाद हम इसकी कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं लेकिन जनरल फॉर्मूला को ओबे नहीं करते हैं। वो जनरल फॉर्मूला को ओबे नहीं करते हैं, जैसे हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया। और कुछ कार्बोहाइड्रेट नहीं होते लेकिन जनरल फॉर्मूला को वे ओबे करते हैं। जब हम CnH2n में 1 पुट करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। तो इन सारी की सारी मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की टर्म आई, डेफिनेशन आई, वो थी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वे हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। जब उनको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो वे हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन दे देते हैं। इसके बाद हम होवर्थ स्ट्रक्चर देख लेते हैं ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन के रिंग होते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इस पे हमारा कौन करेगा अटैक? ये जो ग्लूकोज की मैंने स्ट्रक्चर बताई ये हमारी एसाइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। तो इस पे हमारा अटैक करेगा जो फार्थेस्ट सेकेंडरी OH ग्रुप होता है वो हमारा कार्बोनिल ग्रुप फर्स्ट पे अटैक करेगा। तो फिफ्थ पोजीशन पे जो हमारा सेकेंडरी ग्रुप होता है वो फार्थेस्ट भी है और ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। तो वो अटैक करेगा फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। वहां से जो हमारा पोजीशंस पे जो H ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे जाके लग जाएगा। वो H ग्रुप, अगर वो ग्रुप हमारा राइट हैंड साइड में लगा तो वो अल्फा ग्लूकोज हो जाता है, और अगर वही ग्रुप हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जाके लगता है तो वो हमारा बीटा ग्लूकोज हो जाता है। इसके बाद हम इसकी कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में देखते हैं। और जो प्रोसेस थी जिसमें हमारा अल्फा और बीटा चेंज हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बीटा रोटेशंस बोलते हैं। मतलब एसाइक्लिक फॉर्म का साइक्लिक के अल्फा में और बीटा में चेंज हो जाना, इसी प्रोसेस को हम बीटा रोटेशंस बोलते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्लासिफिकेशन इसके कुछ जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे है, कुछ टेस्ट के बेसिस पे है। तो जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे हम इसकी डिस्कस करते हैं। तो जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे 2 टाइप्स की होती है, एक डीऑक्सी कार्बोहाइड्रेट्स होती है और एक ऑक्सी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जो ऑक्सी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वे हमारी जनरल फॉर्मूला को ओबे कर जाती हैं। तो इसमें हमारे एग्जांपल हो जाते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोज। और जो डीऑक्सीराइबो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वे हमारी जनरल फॉर्मूला को ओबे नहीं करती। और इसमें से जो हमारी फॉर्मेशन होती है ये एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप के हम H के द्वारा रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो वो हमारी डीऑक्सीराइबो कार्बोहाइड्रेट बन जाती है। इसके बाद हम इसके टेस्ट के बेसिस पे देख लेते हैं। टेस्ट के बेसिस पे हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक शुगर्स होती है और एक नॉन शुगर होती है। जो शुगर कार्बोहाइड्रेट होती है वे हमारी सोल्युबल हो जाती है वाटर में, और इसके साथ साथ ये हमारी क्रिस्टलाइन भी होती है। इसमें हमारे जो एग्जांपल आते हैं सारे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स होते हैं वे हमारे शुगर्स के केस में आ जाते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स में जैसे ग्लूकोज हो गया, डाइसैकेराइड्स में जैसे हमारा सुक्रोज हो गया। इसके बाद हम इसके नॉन शुगर्स के बारे में देखते हैं। तो नॉन शुगर्स वे होते हैं जो कि इनसोल्युबल होते हैं, वाटर में सोल्युबल नहीं होते, और ये हमारे क्रिस्टलाइन टाइप के होते हैं। अब इसके बाद हम इसके कुछ कार्बोनिल ग्रुप के बेसिस पे भी इसकी क्लास में देख ले। कार्बोनिल के बेसिस पे 2 टाइप्स के होते हैं, एक कीटोसिस होते हैं और एक हमारे एल्डोसिस कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कीटोसिस वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें हमारा COR ग्रुप होता है, इसमें हमारा एग्जांपल हो जाएगा फ्रुक्टोज। और जो हमारे एल्डोसिस के केस में होता है उसमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CH होता है, तो इसमें हमारा एग्जांपल हो जाएगा ग्लूकोज। अब हम थोड़ा सेलुलोज के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। तो सेलुलोज इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारा C6H10O5 और N होता है। ये हमारा मेन कंपोनेंट होता है जूट, वुड, फाइबर्स इनको बनाने के लिए, और इसके साथ साथ ये क्लॉथ पेपर को बनाने के लिए भी हमारा यूज किया जाता है। अब और इसका जो ग्लूकोज होता है वो हमारा चेंज हो जाता है, फाइबर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको इसके लीनियर स्ट्रक्चर्स के कारण। अब जो सेलुलोज है उसका हमारी बॉडी में रोल तो होता ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको अपनी डाइट में लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो जो सेलुलोज होता है वो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि जो सेलुलोज है वो हमारी बॉडी के अंदर एक रफीज का काम करता है, जो कि हमारे जो इनर वॉल्स होती है इंटेस्टाइन की वहां पे जाके स्टिक हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके साथ डिसॉल्व होके और वहां से हमारा ये फ्लशिश आउट मतलब बाहर निकल जाता है। ये हमारी बॉडी को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। अब जो स्ट्रक्चर है सेलुलोज का उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स में हमारा जो हमने होवर स्ट्रक्चर बताया था वहीं पर यही इस सेलुलोज के स्ट्रक्चर्स में हम 2 यूनिट्स लेंगे बीटा ग्लूकोज की, जिसके कारण एक यूनिट में से तो हमारा C1OH रिलीज होगा, दूसरी वाली यूनिट में से हमारा
OH ग्रुप 4th पोजीशन पे से OH ग्रुप रिलीज होगा, जिसके कारण हमारी बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगी। और बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऐसे ये चेन हमारी एक चेन दूसरी चेन के ऊपर लाई करती रहेगी, जिसके कारण हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी जो C6OH के बीच में बनेगी और C1OH के बीच में बॉन्ड बनेगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक NMR का जो बेसिक्स है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो हमारा NMR होता है, इसमें NMR के पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। कि जो NM है मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है तो मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स के चारों रिवॉल्व करेंगे, तो इसमें जो स्पिन लेंगे वे हम स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई लेंगे। स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई वो होती है मतलब जिसकी नॉन जीरो स्पिन, मतलब कोई भी स्पिन नहीं होनी चाहिए, वो हमारी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होती है। फिर एन के बाद एम आता है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेनी है, जिसके कारण जो हमारी एनर्जी है वो स्प्लिट्स हो जाए 2l+1 के रिलेशंस में। थर्ड जो हमारा आता है आर से मतलब इसका रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब हमें इसमें ट्रांजिशंस होती है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इतना स्टडी करने के बाद फिर हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, वही सेम टू सेम रेजोनेंस के केस में होता है। कि रेजोनेंस क्या होता है, मतलब ट्रांजिशंस होती है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट्स की तरफ हमारी ट्रांजिशंस होती है। और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशंस जब हमारी होंगी तो वे हमारी क्या एब्जॉर्ब करेंगी, आरएफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी। और आरएफ रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करके आरएफ रेडिएशंस को वो हमारी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। अभी हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया वो एक सैंपल